एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत बिहार बोर्ड का जो हमारा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थान, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारी वित्तीय संस्थान के आज हम सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन आंसर। तो शुरू से लेके आखिरी तक इस सेशन के साथ बने रहें और इस सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और क्वेश्चन आंसर की सीरीज में जो है आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमको सही विकल्प सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों के बारे में बताया था, साथ ही साथ इसमें मैंने आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि कौन कौन से व्यक्ति गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा साधन है जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए है देसी बैंकर, ऑप्शन बी है महाजन, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है सहकारी बैंक। तो फटाफट से बताइए, जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का समय है, उसके बाद जो है मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन बताना है कि वो देसी बैंकर है, महाजन है, व्यापारी है या फिर सहकारी बैंक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाजन। यहाँ पे आप बाकी 3 ऑप्शंस को देखेंगे, देसी बैंकर, व्यापारी और सहकारी बैंक, ये तीनों संस्थागत वित्तीय संस्थान है, लेकिन महाजन, साहूकार, रिश्तेदार, ये सारी चीजें जो है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा संस्थान वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने गैर संस्थागत का उदाहरण ढूंढा था, अब आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन ए सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक या ऑप्शन डी महाजन। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के उदाहरण के रूप में दिख रहे होंगे। तो आपको इनमें से वो ऑप्शन छांटना है जो कि संस्थागत वित्त संस्थान का एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है यहाँ पे संस्थागत वित्त का साधन है और बाकी के जो है सेठ साहूकार, रिश्तेदार या महाजन, ये गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन 3 है आपके सामने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 3 है आपके सामने कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके सामने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। ऑप्शन बी है आपके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है या उसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हम देखें कि क्या हो सकता है। चलिए, तो इसका आंसर है भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये बात आप याद में रखना, ठीक है। चलें आगे बढ़ें तो देखें अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या दिया गया है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या आपको बताना है कि आपके राज्य में आपके राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है आपके सामने 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है आपके सामने 25। तो जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है इन सारे ऑप्शन में से कि आपके राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, या आपके राज्य में ऐसी कितनी बैंकें हैं जो केंद्रीय सहकारी बैंकों के रूप में काम करती हैं। तो चलिए देखें इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25 बैंक। 25 बैंक ऐसी हैं जो आपके राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में काम करती हैं। तो चलिए देखें केंद्रीय सहकारी बैंक किसे कहा जाता है, एक बार साथ में इसको भी देख लें। केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक जिला लेवल पे होती है। ठीक है, इसके अंदर वो सारी बैंक आती हैं या वो सारी समितियां आती हैं जिनको प्राथमिक सहकारी साख समिति कहा जाता है। तो आपके एक जिले के अंदर जितनी भी प्राथमिक सहकारी साख समितियां होंगी वो किसके अंदर में आएंगी, वो आएंगी केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत। जितनी भी प्राथमिक साख समितियां हैं वो एक जिला की सदस्य संख्या के रूप में जानी जाती हैं या सदस्य समिति के रूप में जानी जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। इनमें से उस संस्था का नाम आपको बताना है जो एक लंबी अवधि के लिए आपको ऋण प्रदान करती है या दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। कृषक महाजन, ऑप्शन ए, क्या कृषक महाजन जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी है आपके सामने भूमि विकास बैंक, क्या भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी है आपके सामने प्राथमिक कृषि साख समिति और ऑप्शन डी है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था है जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। भूमि विकास बैंक, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक एक ऐसी संस्था है या एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। बाकी की दो संस्थाएं हैं वो आपको किस तरीके का ऋण प्रदान करती हैं, वो अल्पकालीन या मध्यकालीन अल्पकालीन या फिर थोड़े समय के लिए ऋण प्रदान करती हैं। उनकी अवधि जो होती है ऋण देने की, उनकी जो अवधि होती है वो कम से कम 1 वर्ष और मैक्सिमम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। लेकिन जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं होती हैं वो एक लंबी अवधि के लिए आपको ऋण प्रदान करती हैं, जिनमें से एक है भूमि विकास बैंक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल, भारत की वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी बेंगलोर। तो जल्दी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन चार शहरों में से भारत की वित्तीय राजधानी या भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में किस शहर को जाना जाता है। तो चलिए देखें इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई एक महानगर है जिसको भारत की वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी, इस पे ध्यान देना। 2 शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय सहकारिता इनमें से किस सन में बनी। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1918 या ऑप्शन डी है 1914। तो जल्दी से बताइए कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। मैंने आपको इससे हिस्ट्री से रिलेट करके बहुत अच्छे से बताया था, तो आपको तुरंत ये दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सहकारिता को प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनाया गया।
चलिए तो देखें इसका आंसर। ऑप्शन बी 1919। 1919 में हिस्ट्री में क्या हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, जिसके तहत प्रांतों को, जो प्रांत सरकार के जो 2 विषय हैं उनको हस्तांतरित और आरक्षित 2 भागों में बांट दिया गया था। तो सहकारिता को भी उसी समय 1919 में प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बना दिया गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमें और कौन सा सवाल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या आपको बतानी है कि आपके देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 199, ऑप्शन डी 196। तो आपके देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो भी कार्यरत हैं उनकी संख्या कितनी है, 196। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी 196। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड कब किया गया या उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1975। जल्दी से बताइए कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आप ये क्वेश्चन बताएंगे तो इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा। वो क्वेश्चन मैं आपसे अपनी तरफ से पूछूंगी। तो जल्दी से बताइए कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया था। तो चलिए देखें इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1969। जी हाँ, 1969 में जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक है या व्यापारिक बैंक है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आपको कमेंट में करके बताना है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका आंसर कहां से खोज के लाते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपसे क्या पूछा, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो चलें देखते हैं कि किस खाली जगह पे, इन खाली जगहों पे क्या आंसर हमें भरना है। क्या ऐसा शब्द है जो इन जगहों पे, इन खाली जगहों पे सही बैठता है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला खाली स्थान या पहला रिक्त स्थान है वो ये है कि साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति खालिस्तान संस्थानों के द्वारा की जाती है। ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको ऋण उपलब्ध कराती हैं, उधार पैसा उपलब्ध कराती हैं या फिर आपको लोन देती हैं। जल्दी से बताइए तो ऐसी कौन सी संस्थाएं होती हैं। ये पूरा चैप्टर उन्हीं संस्थाओं पे डिपेंड करता है, उन्हीं संस्थाओं के नाम पे ये पूरा चैप्टर है, उन्हीं संस्थाओं के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ऐसी संस्थाएं जो हमें साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति कराती हैं, उन संस्थाओं को कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, तो बढ़े आगे। दूसरा फिलिंग ब्लैंक्स देखें कि दूसरा खाली स्थान क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो देखें 30% है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 30% है। चलिए देखें आगे देखें। तीसरा खाली स्थान में क्या पूछा गया है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को खालिस्तान ऋण प्रदान करती है। अब यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए, और बताइए मुझे कि प्राथमिक कृषि साख समिति जो है कृषकों को
किस तरीके का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति की बात कही जा रही है, तो प्राथमिक कृषि साख समितियां किस तरीके का ऋण प्रदान करती हैं? अल्पकालीन, कम समय का ऋण प्रदान करती हैं, ठीक है। और संस्थागत वित्तीय स्रोत जो होते थे, और हमने अभी एक और ऑप्शन में सॉल्व किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सॉल्व किया था, उसमें क्या आया था कि भूमि विकास बैंक आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, मतलब लंबे समय तक का ऋण प्रदान करता है। लेकिन प्राथमिक कृषि साख समितियां जो हैं वो किसानों को या कृषकों को एक अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं। तो चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए, क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी? 1935। ये क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में की गई थी। 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर पर पूछा गया है आपसे कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का खालिस्तान माना जाता है। मेरुदंड, बिल्कुल मेरुदंड या बैकबोन माना जाता है, ठीक है। कैसे? जिस तरीके से आपके शरीर के मेरुदंड या बैकबोन के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, व्यवस्थित तरीके से नहीं चल सकता, ठीक उसी तरीके से वित्तीय संस्थाओं के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या कोई भी देश बहुत अच्छे से नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये हुए अपने इतने फिलिंग ब्लैंक्स। आगे देखते हैं, 6वें नंबर का खालिस्तान देखते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि स्वयं सहायता समूह में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, SHG में कितने सदस्य होते हैं? तो देखें 15 से 20। जी हाँ, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं जिनमें अधिकांश सदस्य महिलाएं ही होती हैं, महिलाओं द्वारा ही ये समूह शुरू किए जाते हैं, सारी कार्यविधि महिलाओं के द्वारा ही चलाई जाती है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 15 से 20 सदस्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय जो है, बचत संबंधित अधिकार या निर्णय कौन लेता है? SHG में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में या स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी निर्णय या बचत और ऋण संबंधी अधिकार किसके पास होते हैं या इससे संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो चलिए देखते हैं। समूह के सदस्य ही लेते हैं, क्योंकि समूह के सदस्य उसमें सब कुछ होते हैं। समूह के सदस्य ही उस पूरे समूह का नेतृत्व करते हैं। हर एक के पास नेतृत्व करने की क्षमता होती है। हर कोई व्यक्ति लीडरशिप कर सकता है। हर कोई व्यक्ति उसमें डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। हर एक व्यक्ति के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। तो SHG, स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? समूह के सदस्य ही लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 8वें नंबर का खालिस्तान आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक खालिस्तान प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक या कमर्शियल बैंक कितने प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो जल्दी से बताइए कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? 4 प्रकार की जमा राशि मैंने इसके अंतर्गत आपको बताई थी। तो उन 4 प्रकार की जमा राशियों को, मतलब किन किन तरीकों से एक वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक आपकी राशि को स्वीकार करता है, जो राशि आप बैंक के पास जमा करना चाहते हैं, तो वो किन तरीकों से है, कितने तरीकों से है? 4 तरीकों से है। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, या 9वां खालिस्तान क्या कहता है? भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार खालिस्तान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारतीय पूंजी बाजार के बारे में पूछा गया है, तो अब आप लॉजिक लगाइए कि भारतीय पूंजी बाजार जो है किस तरीके की वित्तीय सहायता आपको प्रदान कर रहा है? दीर्घकालीन। जी हाँ, भारतीय मुद्रा बाजार जो होता है, भारतीय मुद्रा बाजार आपको अल्पकालीन या मध्यकालीन, मतलब थोड़े से समय के लिए जो है आपको पूंजी प्रदान करता है या वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लेकिन भारतीय पूंजी बाजार जो है आपको दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो चलिए बढ़े आगे और देखें
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा, सूक्ष्म वित्त योजना की बात कही जा रही है जो अपन ने चैप्टर के सबसे आखिरी में पढ़ी थी। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा खालिस्तान पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। तो चलिए देखें, तो सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत जो है छोटे या लघु पैमाने पर, छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा जो भी एसएचजी के सदस्य हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो उनको सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा या लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए अब हमें सॉल्व करने हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के, उसके बाद जो है हमने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए, मतलब खालिस्तान सॉल्व किए। अब जो है अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे, जिसमें आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, मतलब वित्तीय संस्थान क्या होते हैं, इसकी आपको 2 से 3 लाइन में एक डेफिनेशन लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। हमारे देश की वे संस्थाएं, वित्तीय संस्थानों की परिभाषा क्या कहती है या वित्तीय संस्थान क्या होते हैं, तो उसमें यह बताया गया है कि हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्योग एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, ऐसी संस्थाओं को ही वित्तीय संस्थान कहते हैं। कैसी संस्थाएं? वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए एवं व्यवसाय के लिए उद्योग धंधों के लिए, ठीक है, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं, पूंजी उपलब्ध कराती हैं, उन संस्थाओं को क्या कहा जाता है? वित्तीय संस्था कहा जाता है। वित्तीय संस्थाओं के मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे? वित्तीय संस्थाओं के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे। एक था राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं, दूसरा बताया था मैंने राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा जाता है। राज्य की वित्तीय संस्थाओं को या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के पार्ट आपसे पूछे हैं कि राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं। राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि राज्य स्तर की वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग या 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका संस्थागत वित्तीय संस्थान, दूसरा है आपका गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। तो संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो संस्थागत वित्तीय संस्थान के बारे में हम जानते हैं कि संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में सहकारी बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति या भूमि विकास बैंक, नाबार्ड इत्यादि आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, गैर वित्तीय संस्थान। गैर वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होते हैं कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार आदि आते हैं। इन्हें गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान कहा जाता है। यहाँ पे आप नोट कर लें, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान, ठीक है। यहाँ भी आप सुधार लें, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। तो संस्थागत वित्तीय संस्थान में क्या क्या चीजें आएंगी? संस्थागत वित्तीय संस्थान में आएंगी सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति या भूमि विकास बैंक या फिर नाबार्ड को आप संस्थागत वित्तीय संस्थान के रूप में जान सकते हैं। लेकिन गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान में क्या आएंगे? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान में सेठ, साहूकार,
महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सभी आते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्थागत वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान के लिए ना किसी परमिशन की आवश्यकता है, ना किसी ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता है, ना ही किसी लाइसेंस की आवश्यकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है और उनको क्या क्या कहा जाता है, उनके अंतर्गत कौन से उदाहरण आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो इतना सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, लघुत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, तो चलिए देखते हैं। उत्तर है आपके सामने कि किसानों को कृषि कार्य करने हेतु, किसानों को कृषि कार्य करने हेतु उन्नत किस्म के बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। किसान है तो कृषि कार्य ही करेंगे। कृषि कार्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता हो सकती है, अच्छी किस्म के बीजों की आवश्यकता हो सकती है उन्हें खरीदने के लिए, क्योंकि वो सस्ते तो आते नहीं हैं। दूसरी बात जो है खाद खरीदने के लिए या कृषि से संबंधित अन्य उपकरण खरीदने के लिए जो है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। चलिए देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, जैसा कि अभी हमने खालिस्तान में भी पढ़ा था। उसके पहले जो भी अपन ने चैप्टर पढ़ा था व्यावसायिक बैंक का, एक पूरा अलग से अपन ने सेशन में देखा था कि व्यावसायिक बैंक कैसे कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे आपकी जमा को स्वीकार करते हैं और किस तरीके से आपको ऋण प्रदान करते हैं। तो उसी में आपसे पूछा गया है, उसी के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करके आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। कौन कौन सी जमा राशि हो सकती है वो? पहला प्रकार जो है स्थायी जमा। स्थायी जमा में क्या करते हैं आप? फिक्स डिपॉजिट में आप क्या करते हैं कि स्थायी जमा को फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, निर्धारित समय के लिए एक निर्धारित रकम बैंक में जमा की जाती है। लेकिन वो यहाँ पे निर्धारित समय क्यों कहा गया? वो निर्धारित समय इसलिए कहा गया कि एक बार रकम जमा करने के बाद आप उसमें से जब तक आपका समय पूरा नहीं हो जाता, मतलब फिक्स डिपॉजिट की एक तय अवधि होती है कि भाई 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल की एफडी बनी हुई है, फिक्स डिपॉजिट है, स्थायी जमा के रूप में है। तो जब तक वो अवधि पूरी नहीं हो जाती उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, आगे देखें, चालू जमा की यहाँ पे बात हो रही है। चालू जमा की बात हो रही है तो इस प्रकार के खाते में जमा करता अपनी इच्छा से रुपया जमा कर सकता है और अपनी इच्छा से रुपया निकाल सकता है। जब आप चाहें तो आप अपने चालू खाते में चालू जमा के रूप में, ठीक है, करंट अकाउंट में जो है आप जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं और जब चाहे रुपया निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। संचयी जमा या बचत खाता। संचयी जमा या बचत खाता किसे कहा जाता है ये भी देख लेते हैं कि इसमें जमा करता जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, लेकिन रुपया निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। मतलब कि आप जब चाहे रुपया तो जमा कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे रुपया नहीं निकाल सकते। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आवर्ती जमा की तरफ।
आवर्ती जमा मतलब चौथा प्रकार कि आप किस तरीके से और किस तरीके से बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। तो आवर्ती जमा क्या कहता है, इसके अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित राशि को बैंक स्वीकार करता है। एक निश्चित समय अंतराल पर मैंने आपको बताया था कि आप जो है हर महीने, जैसे मान लो तय कर लेते हैं कि हर महीने आपको अपने खाते में 1000 रुपए डालने हैं आवर्ती जमा के तहत। हर महीने 1000 रुपए की राशि आपने निर्धारित कर ली कि हर महीने 1000 रुपए तो उस खाते में जाएंगे ही। और ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा मान लो कि 5 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें वही बात कही गई है कि एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित राशि को बैंक स्वीकार करता है, और जैसे ही आपके 5 साल पूरे होते हैं आपको बैंक ब्याज सहित आपका पैसा लौटा देता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से आपकी जमा राशि को स्वीकार करता है, स्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा या बचत खाता या फिर आवर्ती जमा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़े। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है कि सहकारिता क्या है, मतलब साथ में मिलजुल कर काम करना तो आपको पता है कि क्या है, लेकिन सहकारिता में और क्या होता है चलिए देखते हैं आगे। तो सहकारिता का शाब्दिक अर्थ तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलजुल कर अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं, अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। ऐसे संगठन को ही सहकारिता कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब मानी जाती है, भारत में इसकी स्थापना की शुरुआत जो है 1904 में मानी जाती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। और यह एक ऐसा संगठन है जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ऐसे संगठन को सहकारिता कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब मानी जाती है, 1904 में जो है इसकी स्थापना मानी जाती है। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लघुत्तरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, आपको इसके अंतर्गत ये बताना है। तो जल्दी से आप बताइए कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG क्या कहलाता है, तो जल्दी से आप कमेंट करके टाइप करके बताइए। तो स्वयं सहायता समूह के बारे में आपसे पूछा गया है, इसमें आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में बताना है। स्वयं सहायता समूह के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से इसका अपन आंसर देख लेते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। स्वयं सहायता समूह जो है प्रायः महिलाओं का समूह होता है और 15-20 सदस्यों का एक समूह है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती हैं। जो क्या करती हैं, अपने आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती हैं। कैसे बचत करते हैं, ये अपने आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती हैं और उसे समूह में जमा भी करती हैं। ठीक है, 15 से 20 सदस्यों का एक समूह होता है जिसमें अधिकांश महिलाएं ही शामिल होती हैं जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती हैं, साथ ही साथ उसे समूह में जमा करती हैं। फिर बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे समूह को ही स्वयं सहायता समूह कहते हैं। और महिलाओं का स्वयं सहायता समूह में योगदान बहुत ज़्यादा है जिसके जरिए आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। ये क्या करती हैं, स्वयं सहायता समूह के जरिए छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को शुरू करती हैं, पैसा कमाती हैं, उसी में पैसा बचाती भी हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का जीवन यापन भी चलाती हैं और जो बचत करती हैं उसको इकट्ठा करके जो है अपने समूह की मदद भी करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन करें। भारत में सहकारिता की शुरुआत के बारे में आपसे पूछा गया है कि भारत में सहकारिता की शुरुआत किस तरीके से हुई।
ये आपको बताना है। संक्षिप्त में बताना है तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ जो है 1904 में हुआ था, सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ। जब 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ, तभी 1904 में भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। और इस अधिनियम के अनुसार क्या बातें हैं इस अधिनियम में, वो भी देख लेते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार गांव या नगरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं। गांव या नगरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। फिर धीरे धीरे 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारिता की स्थापना करने लगे। तो भारत में सहकारिता की शुरुआत किस तरीके से हुई? सबसे पहली बात तो जो है सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ भारत में 1904 में सहकारिता प्रारंभ हुआ, या सहकारिता की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे हर जगह 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहकारिता में हिस्सा लेने लगे और समूह के रूप में काम करने लगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करना है। सूक्ष्म वित्त योजना क्या है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह ही जो है सूक्ष्म वित्त योजना को पोषण प्रदान करती है। कैसे कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा, जिला में गरीब परिवारों को सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है और उनको ऋण मुहैया कराया जाता है या ऋण की उपलब्धता कराई जाती है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। तो सूक्ष्म वित्त योजना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है और किस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अपन को सॉल्व करने हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो हमारी वित्तीय संस्थाओं की कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका आंसर जो है आपको 8 से 10 लाइन में या 11 लाइन तक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है। आज के चैप्टर का पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बारे में बात करी गई है, मतलब कि जो वित्तीय संस्थाओं का पहला प्रकार है। वित्तीय संस्थाओं के 2 प्रकार हमने कौन कौन से पढ़े थे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। तो चलिए देखें कि राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्था क्या होती है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहा जाता है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है। तो ऐसी वित्तीय संस्था जो पूरे देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है। राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्था की बात कही जा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्था क्या करेगी, पूरे देश के लिए बात करेगी, पूरे राष्ट्र के लिए बात करेगी, ये पूरे देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण करेगी और साथ ही साथ निर्देशन भी करेगी। वैसे संस्था को ही राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है, जो कि पूरे देश के लिए वित्त और साख का प्रबंधन करे, निर्धारण करे और निर्देशन करे। अब इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो अधिकांश दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनको 2 पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एक क्वेश्चन में ही आपको एक और क्वेश्चन ऐड करके दिया जाएगा। तो उसका आंसर हमें जितने पार्ट में पूछा गया है उतने पार्ट में डिवाइड करके लिखना है।
तो पहले पार्ट में हमने क्या लिख लिया कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या कहलाता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से जो दो भाग हैं? पहला भाग है आपका भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भाग है जो है आपका भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार क्या कहलाता है, अब इसको देख लेते हैं। तो भारतीय मुद्रा बाजार को जो है, भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटा गया है। भारतीय मुद्रा बाजार जिसके द्वारा दीर्घकालीन एवं वित्तीय व्यवस्था, अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार को भी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बांटा गया। संगठित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भूमि विकास बैंक हो गया आपका, नाबार्ड हो गया आपका, तो ये किस में आ जाएंगे, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? संगठित श्रेणी में आ जाएंगे। सॉरी, ये संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आ जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? आपके महाजन, साहूकार, रिश्तेदार जिनसे आप पैसा उधार लेते हैं, मतलब जिनके पास कोई भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, जिनके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, पर उनका व्यापार चलता जाता है, उनकी महाजनी या साहूकारी व्यवस्था आगे चलती जाती है। तो इस तरीके से भारतीय मुद्रा बाजार क्या है? भारतीय मुद्रा बाजार वो है जिसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। तो जो संगठित क्षेत्र होंगे, जैसे कि आपका भूमि विकास बैंक हो गया, वो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेगा, मतलब लंबे समय के लिए आपको वहां से पैसा उधार मिलेगा। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थान हैं इसमें, जैसे कि महाजन, साहूकार, उनसे आपको थोड़े समय के लिए या अल्पकालीन ऋण उपलब्ध हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का दूसरा प्रकार भारतीय पूंजी बाजार क्या कहलाता है। भारतीय पूंजी बाजार के बारे में जानते हैं। भारतीय पूंजी बाजार वैसा पूंजी बाजार है जिसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है। वैसे बाजार को भारतीय पूंजी बाजार कहा जाता है। तो भारतीय पूंजी बाजार में कोई अल्पकालीन ऋण प्रदान नहीं किया जाता। भारतीय पूंजी बाजार में जो है आपको दीर्घकालीन यानी कि लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के दो प्रकार, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार के बारे में जाना। भारतीय मुद्रा बाजार में हमने क्या देखा? भारतीय मुद्रा बाजार में हमने देखा कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 2 या क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्त के स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। जो भी राज्य स्तर के संस्थागत वित्त के स्रोत हैं उनके कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए, तो राज्य स्तरीय संस्थागत जो है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थागत है या राज्य स्तरीय संस्थागत वित्त के जो प्रकार हैं या स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गैर संस्थागत और दूसरा होता है संस्थागत। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या है, इनको देख लेते हैं। तो गैर संस्थागत के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत होते हैं उनके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब आते हैं। ठीक है, और महाजन और सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो जो सेठ साहूकार या महाजन है, जो गैर संस्थागत कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करते हैं कि ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार क्या होता है? ऋण देने का आधार ये होता है कि उस व्यक्ति से अमानत स्वरूप उनके जमीन, जेवर तथा
अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। मतलब जब आपको गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत से कभी ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो आपको उनके पास आप अपनी जमीन या अपना जेवर या फिर कोई अन्य कीमती सामान उनके पास गिरवी रखना होता है। उसके पश्चात ही आपको उनसे पैसा उधार मिल सकता है। और यदि समय पर इनका भुगतान नहीं किया जाता है और समय पर अगर आपने उनका पैसा नहीं लौटाया, ब्याज समेत समय पर उनका पैसा नहीं लौटाया, तो अमानत स्वरूप जो आपने रखा है, अमानत स्वरूप चाहे आपने अपना कोई कीमती सामान, जमीन, जेवर जो भी रखा हो, वो क्या हो जाता है, वो उस सामान को बेच देते हैं या अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, फिर वो बदले में सामान आपको वापस नहीं मिलता है अगर आप उनका पैसा ब्याज समेत एक तय समय अवधि पर, उस समय पर, एक निश्चित समय पर नहीं लौटाते हैं। तो चलिए अब आगे देखें कि संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। तो संस्थागत वित्तीय संस्थान में हम देखें कि संस्थागत वित्तीय संस्थानों में, यहाँ पे आप कर लें, संस्थानों में सहकारी बैंक, ठीक है, कौन कौन से बैंक? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड इत्यादि आते हैं। कौन कौन आते हैं? सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, ये सब किसमें आते हैं? संस्थागत वित्तीय स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जो आवश्यकता अनुसार, जब भी आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता के अनुसार किसानों को जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से राज्य स्तरीय वित्त के स्रोतों का, कार्यों का हमें वर्णन करना था। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले ये लिखा कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्थान जो है, या राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान जो है, वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? और उन्हीं के अंदर हमने उनके कार्यों को ऐड कर दिया कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ा जाए तो हमने दीर्घोत्तरीय जो है, 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आपको व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य बताने हैं। वो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? वो कार्य मैंने आपको बताए थे कि व्यावसायिक बैंक जो है, एक तो आपकी जमा राशि को अपने पास स्वीकार करता है, ठीक है, आपको पैसा उधार देता है, कुछ एजेंसी संबंधी भी कार्य करता है, कुछ सामान्य उपयोगिता संबंधी भी कार्य करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये चारों कार्य व्यावसायिक बैंक किस किस तरीके से करता है। तो व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। ठीक है, किस प्रकार है? पहला देख लेते हैं कि जमा राशि को स्वीकार करना। कैसे जमा राशि को स्वीकार करता है? व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है अपने ग्राहकों से कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। मतलब कि जब आप अपना पैसा बैंक के पास जमा कर रहे हैं तो बैंक आपसे कर्ज ले रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप वहां से अपना पैसा वापस लेंगे तो आपको ब्याज समेत पैसा वापस मिलता है। इतनी बात समझ में आई आपको कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अपने ग्राहकों से कर्ज के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। व्यावसायिक बैंक द्वारा 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार की जाती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार की जाती है। पहली है चालू जमा, यहाँ पे आप जमा कर लें, चालू जमा, स्थायी जमा, आवर्ती जमा और संचयी जमा। चालू जमा, स्थायी जमा, आवर्ती जमा और संचयी जमा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दूसरा काम कौन सा है? दूसरा काम ये है ऋण प्रदान करना। दूसरा काम कौन सा है? ऋण प्रदान करना, पैसा उधार देना। व्यावसायिक बैंक आपको ऋण प्रदान करती है, एक निश्चित समय के लिए आपको पैसा उधार देती है। कैसे देती है? कि व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, बैंक के पास जो भी पैसा आप जमा करते हैं, बैंक के पास जो भी पैसा जमा के रूप में आता है, उसमें से एक निश्चित राशि का नगद रूप में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया जाता है। मतलब पहले अपन ने क्या सीखा था कि बैंक जो है आपकी जमा राशि को भी स्वीकार करती है। तो ऐसे
कई लोग लाखों में करोड़ों में लोग अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हैं, तो बैंक के पास हो गया बहुत सारा पैसा। अब बैंक को जितना पैसा अपने पास रखना होता है, जितनी उसकी निर्धारित मात्रा होती है, जितनी आवश्यकता है, वो सारा पैसा एक तरफ रख लिया जाता है। उसके बाद जो पैसा बाकी का बचता है वो पैसा बैंक जो है उधार के रूप में लोगों को दे देती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये होगा कि जब बैंक आपको पैसा उधार देगी तो आपको ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी बैंक की कमाई होगी। प्रायः यहाँ तक अपन ने देखा, इतनी बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से बैंक आपसे आपका पैसा जमा करवाता है, फिर निश्चित मात्रा में अपने पास रखकर बाकी का पैसा उधार दे देता है, ऋण के रूप में दे देता है और उस ऋण से ब्याज कमाता है। फिर हम देखते हैं कि बैंक प्रायः उत्पादक कार्य के लिए ऋण देते हैं, बिल्कुल प्रोडक्शन के लिए ही ऋण देते हैं कि जिससे आपको भी कमाई हो, तथा उचित जमानत की मांग करते हैं, उचित जमानत की भी मांग करते हैं कि इसके बदले या तो आपको हमारे पास कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी या फिर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। ऋण की रकम प्रायः जमानत के मूल्य से कम होती है, मतलब कि जितना पैसा बैंक आपको दे रही है, जितना पैसा बैंक आपको दे रही है उससे ज़्यादा आपसे जमानत ले रही है। जमानत आपको ज़्यादा जमा करनी है और उससे कम कीमत पे आपको जो है ऋण उपलब्ध कराती है। तो किस तरीके से बैंक आपको ऋण उपलब्ध कराती है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ सामान्य उपयोगी संबंधी कार्य भी हैं जो बैंक काम करती है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, और उन कार्यों के जरिए आपको सेवा प्रदान करती है। तो देख लेते हैं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। तो व्यावसायिक बैंक जो है अन्य बहुत से कार्य को भी संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है। कैसे कैसे? जैसे कि यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र जारी करना, ट्रैवलर्स चेक मैंने बोला था, जिसके जरिए आप अपने देश में ही नहीं विदेशों से भी माल बुलवा सकते हैं। दूसरा, लॉकर की सुविधा। जी हाँ, बैंक आपको एक लॉकर की सुविधा देती है। उस लॉकर में आप क्या करते हैं, आपके नाम से रजिस्टर्ड बैंक में एक लॉकर होता है। उस लॉकर में यदि आप अपनी कुछ कीमती सामग्री रखना चाहें, जेवर रखना चाहें, तो वो आप रख सकते हैं। आपके कुछ कीमती कागज हैं तो वो रख सकते हैं, और उसके बदले में, लॉकर की सुविधा के बदले में बैंक आपसे कुछ वार्षिक किराया भी लेती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये दो काम समझ में आए कि सामान्य उपयोगिता संबंधी काम कौन कौन से होते हैं बैंक के। तो इतना आप नोट कर लें जल्दी से, फिर हम देखते हैं आगे का। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि बैंकों के सामान्य उपयोगिता संबंधी और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। अगला काम है बैंक का सामान्य उपयोगिता संबंधी काम के अंतर्गत एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, आप एटीएम का भी यूज़ करते होंगे, कभी कभी क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ करते होंगे। एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, एटीएम के जरिए आप 24 घंटे दुनिया के किसी भी कोने से आप अपनी बैंक से, अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप एक निश्चित रकम के दायरे में आप खरीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए अगला काम देखते हैं कि व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े एकत्रित करना। तो व्यावसायिक बैंक का सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य में अगला कार्य है व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े एकत्रित करना। अब बैंक है, एक आर्थिक संस्था ही है एक तरीके से। तो बैंक जो है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखता है और देखता है कि कहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, किस देश की अर्थव्यवस्था किस दर पर चल रही है, अच्छे लेवल पर चल रही है, लो लेवल पर चल रही है, मीडियम लेवल पर चल रही है, बाजार की स्थिति क्या है। तो वो सारे आंकड़े एकत्रित करती है बैंक और आप तक सूचना भी पहुंचाती है, आपको इस संबंध में गाइडेंस भी देती है, सलाह मशवरा भी देती है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए यहाँ पैसा लगा सकते हैं, इस तरीके से व्यापार कर सकते हैं। तो ये सारे काम क्या हुए, ये सारे काम हुए सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य हुए व्यावसायिक बैंक के। अगला कार्य है व्यावसायिक बैंक का एजेंसी संबंधी कार्य, कि किस तरीके से बैंक एजेंसी संबंधी कार्य करती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक
ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? इसके अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्त का भुगतान इत्यादि। किस किस तरीके से? पहला आप देखें तो आपको चेक बुक भी दी जाती है जिसके जरिए आप जो है बिल भर सकते हैं। दूसरी बात, ड्राफ्ट का संकलन करते हैं आप, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी आप पैसा जमा कर सकते हैं या कहीं आपको पैसा पहुंचाना हो, ठीक है। ब्याज तथा लाभांश का संकलन, किस व्यक्ति को कितना ब्याज देना है या किससे कितना ब्याज लेना है, उन चीज़ों का संकलन करके रखती है। उसके बाद वितरण ब्याज, ऋण की किस्त, ठीक है, कि जो पैसा बैंक ने ब्याज के तौर पे बांटा है उसकी किस्त कब कब कौन कौन भरेगा, कैसे भरेगा। बीमा की किस्त, अगर किसी व्यक्ति ने बीमा करवाया है तो उसकी किस्त उस व्यक्ति से कब कब लेना है उसको इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो इन सब का भुगतान जो है समय पर हो रहा है या नहीं, ये सारे काम किस कामों के अंतर्गत आते हैं? वाणिज्यिक बैंक के एजेंसी संबंधी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो सहकारिता क्या होती है? सहकारिता क्या होती है? साथ में मिलजुल कर काम करना, अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समूह के रूप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साथ में मिलकर काम करना भी क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि सहकारिता के मूल तत्व क्या है और आपके राज्य की विकास की भूमिका में इसका किस तरीके से योगदान है। सहकारिता का योगदान राज्य के विकास की भूमिका में किस तरीके से है? सहकारिता का राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं, ठीक है। तो सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला तत्व यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप सहकारिता के तहत किसी संगठन के या सहकारी संगठन के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो सदस्यता होगी वो अपनी मर्जी से होगी, अपनी इच्छा से होगी। आपके ऊपर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं डाला जाता कि आप सदस्य बनिए ही। आप जब चाहें आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, आप जब चाहें सदस्यता छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पहली विशेषता क्या हुई कि यहाँ पे संगठन की सदस्यता जो होती है वो स्वैच्छिक होती है, ठीक है। दूसरी बात पे चलें। दूसरी बात क्या है कि इसका प्रबंधन व संचालन, सहकारिता का प्रबंधन और संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। सहकारिता का जो प्रबंधन है और सहकारिता का जो संचालन है वो जनतंत्रात्मक आधार पर होता है, क्योंकि सहकारिता का मतलब ही क्या है कि कोई भी व्यक्ति समूह के रूप में अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति एक सहकारिता संगठन के माध्यम से कर सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति की भागीदारी है, जनतंत्र की बात हो रही है, हर एक जन की, हर एक व्यक्ति की, हर एक लोग की बात हो रही है। तो इसका प्रबंधन और संचालन भी कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट भी कैसे होगा? जनतंत्रात्मक आधार पर होगा। इसके बाद तीसरा मूलभूत तत्व जो आपको सामने दिया गया है इसका सहकारिता का, कि इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल रहते हैं। सहकारिता के आर्थिक उद्देश्यों में जो है नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। किस तरीके से होते हैं कि जब आर्थिक उद्देश्यों में आपकी सहभागिता होती है सहकारिता के अंतर्गत, तो यहाँ पे समान स्तर पर काम करने के मौके दिए जाते हैं। किसी भी तरह का आर्थिक रूप से भेदभाव या सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाता है। जहाँ भेदभाव की समाप्ति हो, जहाँ भेदभाव की बात ही ना हो, जहाँ समान स्तर पर काम करने की बात हो, वहाँ नैतिकता की बात तो होती ही है। नैतिकता क्या है या इथिक्स क्या है? जहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, सभी को समान रूप से सारे न्याय उपलब्ध कराए जाएं।
तो ये क्या हो गए, ये 3 बातें जो हो गई कि संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, प्रबंध व संचालन जनतंत्रात्मक आधार पे किया जाता है, और तीसरा उद्देश्य या तीसरा मूलभूत तत्व कि इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। तो ये क्या हो गए, सहकारिता के 3 मूलभूत तत्वों के बारे में हमने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट जानेंगे कि राज्य के विकास में इसकी भूमिका, राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका के बारे में हमें जानना है। तो राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका हो सकती है उसको देख लेते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर भूमिका की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता और ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से ही चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर चाहे वो धान कूटने का काम हो, चाहे अगरबत्ती बनाने का उद्योग हो, चाहे बीड़ी निर्माण उद्योग हो, चाहे जूता या ईंट बनाने जैसे रोजगार हो, वो किसके माध्यम से हो रहे हैं, वो सहकारिता के माध्यम से ही चलाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरी भूमिका देखें कि किसके लिए सहकारिता के लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराता है। मतलब सहकारिता के अंतर्गत जितने भी लोग काम करते हैं, जिस संगठन में काम करते हैं, तो उसको पैसा या ऋण कौन उपलब्ध कराता है, सहकारी बैंक ही उपलब्ध कराता है। आगे देखें सहकारी बैंक से रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। तो सहकारी बैंक जब वित्त उपलब्ध करा रही है, ऋण उपलब्ध करा रही है, लोन उपलब्ध करा रही है, आपको पैसा उधार दे रही है, तो वो क्या कर रही है, रोजगार में बढ़ावा हो रहा है। उससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, ग्रामीण स्तर पर हर एक व्यक्ति तक रोजगार पहुंच रहा है और रोजगार में ग्रामीण स्तर पर वृद्धि हो रही है। किसके माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से, क्योंकि सहकारी बैंक ही सहकारिता संगठनों को पैसा उपलब्ध कराती है। आगे बढ़े, देखें कि और इसकी क्या भूमिका है। जहां भी इस तरह के रोजगार चलाए जा रहे हैं, जहां भी इस तरह के रोजगार चलाए जा रहे हैं या इस तरीके के उद्योग धंधे शुरू किए जा रहे हैं, वहां जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां भी सहकारिता के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकारिता को सहयोग दिया जा रहा है और जहां भी सहकारिता संगठन के माध्यम से इस तरीके के रोजगार चलाए जा रहे हैं, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे हमें लोगों के बीच में एक अनुकूल आर्थिक स्थिति देखने को मिल रही है। उनका जीवन स्तर जो है एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, जब आर्थिक वृद्धि होगी, उसके सहकारिता के परिणाम जो हैं आर्थिक दृष्टि से अनुकूल देखने को मिल रहे होंगे, उनका सकारात्मक पक्ष देखने को मिल रहा होगा। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसके फलस्वरूप ये होगा कि व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। तो ये हमने क्या देखी कि राज्य के विकास में सहकारिता की भूमिका किस किस तरीके से है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आई। आप चाहें तो फटाफट इसको नोट कर सकते हैं या आप 1 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की किस प्रकार अपनी अहम भूमिका है, या स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की किस प्रकार अपनी अहम भूमिका है, या महिलाएं अपनी किस प्रकार भूमिका निभाती हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह में निम्नलिखित माध्यम से महिलाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। कैसे निभाती हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि समूह के माध्यम से गरीब महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वयं के उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्या किया जाता है, गरीब महिलाओं को संगठित किया जाता है और उनको स्वयं का व्यवसाय करने के लिए, स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद हम देखें कि आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक भी किया जाता है कि अगर आपकी ये आर्थिक समस्या है तो आप हमसे जुड़कर, आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर और उस माध्यम से आप पैसा कमाकर आप अपनी आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हर एक आर्थिक समस्या सामाजिक समस्या से भी जुड़ी होती है। अगर आपकी कुछ आर्थिक समस्याएं
का समाधान आपको मिल रहा है तो कुछ हद तक आपकी सामाजिक समस्याएं भी सॉल्व हो सकती हैं। तो आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगली भूमिका देखें कि स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भूमिका क्या होती है। तो देखें हम आगे कि महिला सदस्यों में स्वयं सहायता और आत्मविश्वास की भावना को जागरूक करना। जब महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खुद का एक छोटा सा व्यापार या छोटा सा उद्योग प्रारंभ करेंगी तो उनमें क्या होगा, खुद की सहायता तो उनकी होगी ही, क्योंकि वो खुद पैसा कमा रही हैं खुद के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार के लिए भी कमा रही हैं, और आत्मविश्वास की भावना भी उनमें जागरूक होगी, क्योंकि जब वो खुद काम करने में सक्षम है, खुद का खर्चा खुद उठाने में सक्षम है और अपने परिवार को भी एक सही दिशा देने में सक्षम है, तो उनमें एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट तो होगा ही, उसमें उनके आत्मविश्वास की वृद्धि तो होगी ही। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार व उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन को गरीबी को खत्म करना। कैसे कि ग्रामीण रोजगार के माध्यम से गांव में जब स्वयं सहायता समूह उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी स्थापना करी जाएगी, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका अपना खुद का रोजगार होगा। तो जब रोजगार होगा, धन कमाने का साधन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, गरीबी उन्मूलन होगा, गरीबी खत्म होगी। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकना और ग्रामीण उद्योग स्थापित करना। अगर गांव में ही उद्योग धंधे स्थापित हो जाएं, गांव में ही रोजगार के साधन आपको उपलब्ध कराए जाएं, तो आपको गांव से शहर की तरफ क्यों जाना पड़ेगा। यहाँ पे पलायन से क्या मतलब है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। उस एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। आप धन कमाने के लिए जा सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, या किसी और उद्देश्य से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ही गांव में, अपने ही जगह पे आपको पैसा कमाने के अवसर मिले, शिक्षा के पर्याप्त संसाधन मिले, तो आपको पलायन करना ही नहीं पड़ेगा, आपको दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को रोकना और ग्रामों में ही उद्योग की स्थापना करना, ये इनका एक उद्देश्य हो गया। आगे स्थानीय संसाधन को चिन्हित करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बल पे सारा कुछ डिपेंड करता है। कैसे? स्थानीय संसाधन, लोकल रिसोर्सेज को चिन्हित करना। सबसे पहले ये जानना कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, वहाँ पे किन किन संसाधनों की पूर्ति हो सकती है। अगर उन संसाधनों को आपने पहचान लिया कि इस संसाधन के जरिए ये काम हो सकता है, तो उन्हीं संसाधन को ला के, उन्हीं संसाधन के बलबूते पे तो आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। और जब आप काम शुरू करेंगे तभी आप लोगों को जोड़ सकते हैं, तभी पैसा आएगा, तभी काम आगे होगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेस हैं या स्थानीय संसाधन हैं, उनको चिन्हित करना, उनको जानना, उनको पहचानना। चलिए अब आगे देखें कि श्रम आधारित नए रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, जिन रोजगार में या जिन आर्थिक क्षेत्रों में श्रम की आवश्यकता होती है, उन रोजगारों को सृजन करने वाले क्षेत्रों को पहचानना। ठीक है, और उन क्षेत्रों को क्या करना, उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना। तो चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखें कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा। हस्तशिल्प और हथकरघा। हस्तशिल्प क्या होता है? हस्तशिल्प में हाथ से कारीगरी के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और हथकरघा किसे कहते हैं? हथकरघा एक चरखे जैसा होता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, और कपड़े से विभिन्न तरीके के दूसरे कपड़े भी बनाए जाते हैं। मतलब ये व्यवस्था जो है गांधी जी ने शुरू करी थी, और वो खुद के वस्त्र खुद ही बनाते थे। तो हथकरघा जो अपनी पुरानी पद्धति है कपड़ा बनाने की, उसको चालू करना और हस्तशिल्प उद्योगों को चालू करना, यानी कि हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित कर महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, आगे देखें कि महिला स्वयं सहायता समूह और क्या करता है। तो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्यान्न सामग्री का व्यापार करके महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना।
महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा एक काम ये किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप छोटे छोटे गृह उद्योग चलाएं और जिनमें आप कुछ खाद्य सामग्री का निर्माण करें। जब आप घर पे ही खाद्य सामग्री का निर्माण करेंगे, बाजार की खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, तो घर की बनी हुई खाद्य सामग्री से क्या होगा, एक तो वो साफ और शुद्ध तरीके से निर्मित होगी, दूसरी बात उसमें पोषण की उचित मात्रा होगी। तो यहाँ पे आपको एक तरफ घर पे ही खाद्य सामग्री का निर्माण करके और उसको बेच के आपको धन की प्राप्ति भी हो रही, मतलब आपके आर्थिक उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं। साथ ही जहां उसमें पोषण की मात्रा में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, आपके और आपके परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि किस तरीके से महिला स्वयं सहायता समूह घर में ही उत्पादित वस्तुओं के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी वृद्धि कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है हमने स्वयं सहायता समूह के कुछ पॉइंट्स देखे जिनमें महिलाओं की भूमिका एक सकारात्मक अप्रोच के रूप में, पॉजिटिव अप्रोच के रूप में देखी जा रही है और किस तरीके से महिलाएं जो है सशक्त बन रही हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं, खुद के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति खुद कर रही हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, अपने जीवन स्तर को अच्छा कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत नेशनल लेवल से गांव के लेवल तक, मतलब राष्ट्रीय स्तर से ग्रामीण स्तर तक की पूरी वित्तीय संस्थाओं को जाना, देश की अर्थव्यवस्था को जाना। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे इस चैप्टर के। तो आज के सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। साथ ही साथ अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स से ई नोट्स और ई बुक्स चाहते हैं तो आप जो है यहाँ नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे आप ई नोट्स और ई बुक्स दोनों अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स जो है ये सारे टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। तो आज के सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।